गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब सकुशल होंगे, परिवार वालों के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। नमस्ते। मैनेजमेंट और लॉ की इस क्लास में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ग्रुप थर्ड की क्लास में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। हमने लास्ट वीडियो में जस्ट एक ग्लिम्पस यानी एक झलक पुरानी यादों की देखी, याद करने की कोशिश की। 11वीं और 12वीं, हो सकता है उस याद करने की प्रोसेस में कुछ अच्छी और बुरी घटनाएं भी याद आई होगी। अच्छे संस्मरण दोस्तों के साथ जो हुए वो भी याद आए होंगे। कुछ स्कूल की बातें याद आई होगी। आई थिंक सो कि आपने उसको एंजॉय किया होगा। बचपन बचपन ही होता है, स्कूल स्कूल ही होती है। अब आप कॉलेज में आ रहे हैं। कभी समय मिले तो सोचना, स्कूल और कॉलेज में बेसिक डिफरेंस क्या है। पढ़ते वहाँ भी थे, पढ़ेंगे यहाँ पर भी। तो ऐसी एक लोक कहावत क्यों है, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। तो क्या हमने 12 कक्षा जो पढ़ी स्कूल में उससे नॉलेज नहीं हुआ क्या हमने सीखा नहीं क्या? ऐसा नहीं है। ज्ञान अनुभव से आता है, देखने से आता है, समझने से आता है। केवल पढ़ने, याद करने और परीक्षा पास कर लेने से नहीं आता। इसलिए जब आप कॉलेज में आते हैं तो कितनी चीज़ें बदल जाती है। कभी उस पर बैठ करके विचार करना, या जब कॉलेज आना चालू हो जाएंगे, जब आपको कॉलेज का फील आएगा। अभी तो आपके लक थोड़े से कमज़ोर हैं, वी आर हार्ड लक, कि अपन मिल नहीं पा रहे हैं, आप कॉलेज आ नहीं पा रहे हैं। सो नाउ यू आर ए कॉलेज स्टूडेंट। पहला फ़र्क देखिए, आप 11वीं और 12वीं को इसीलिए याद करवाया कि जब आप कॉलेज स्कूल गए थे तो क्लास में टीचर ने आते ही आपको शायद ये पेज नहीं दिखाया जो मैं दिखा रहा हूँ। उसने केवल आपको किताब का नाम और किताब दिखाई और उसमें से चैप्टर नंबर 1 पढ़ना चालू करवाया। कॉलेज में हम आपको सिलेबस देते हैं, क्योंकि हमारा कॉलेज जोधपुर संभाग के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड है, संबंधित है। इसलिए परीक्षा का पढ़ने का पाठ्यक्रम एवं परीक्षा लेने का जिम्मा और काम हमारा ये विश्वविद्यालय करता है। लेकिन पढ़ने और पढ़ने के अलावा की पाठ्येतर जो गतिविधियां हैं वो हम राजस्थान सरकार के आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के निर्देशन में करते हैं। तो जब भी आपको सिलेबस देखना है तो आप जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की साइट पर जाएं, jnvu.edu.in। उस पर जाकर के आप सिलेबस देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने ये डाउनलोड करके जो लेटेस्ट अवेलेबल था वो आपके सामने रखा है।
चूँकि सिलेबस भी बदलता रहता है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप यदा कदा जब भी याद आए, मैं भी कोशिश करता रहूँगा, पूरा ध्यान रखूँगा, लेकिन ये आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि आप जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की साइट पे जाकर के सिलेबस को देखें। जैसे इसमें बीकॉम फर्स्ट ईयर 2019 लिखा हुआ है, ये लास्ट ईयर का सिलेबस है। अब आप जब परीक्षा देंगे तब तक 2021 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2020 वाला जो सिलेबस है वो एप्लीकेबल होगा, आपके लिए वो लागू होगा। तो इसलिए आप भी ध्यान रखते रहना। तो ये एक सिलेबस का मजमून है, उसका एक शक्ल है जो आपके सामने रखी है। इस सिलेबस में सारा कुछ लिखा हुआ है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। क्योंकि मैं जिस सिस्टम पे काम कर रहा हूँ उसमें शायद हिंदी फॉन्ट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए मैं आपको अंग्रेजी वर्जन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। प्लीज़ डोंट माइंड। आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हम उसका पूरा सम्मान और स्वागत करते हैं, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं आपको वो चीज़ उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूँ। जब भी होगा आई विल डू इट। तो ये जो टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम है, आपको कैसे पढ़ना और कैसे परीक्षा देनी है, उसका एक फॉर्मेट आपके सामने है। ईयर वाइज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और ग्रुप वाइज कोर्स फर्स्ट, कोर्स सेकेंड, कोर्स थर्ड, यानी कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। फर्स्ट ईयर में आपने फाउंडेशन के रूप में कोई एक भाषा का चयन किया होगा, हिंदी या इंग्लिश, और यदि आप 11th-12th में मैथ्स लेकर के पास हुए हैं तो हो सकता है आप मैथ्स भी ले सकते हैं। ग्रुप 3 के अंदर जो मेरा विषय है उसको देखो मैंने बोल्ड कर रखा है। ग्रुप 3 पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और सेकंड है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। दोनों ही पेपर 100 नंबर के हैं। पढ़ने के बाद परीक्षा ली जाती है जो आप मार्च 2021 में देंगे। सौ नंबर का पेपर है, 3 घंटे का पेपर होता है। आपको लग रहा होगा कि साहब मार्च 21 की कहानी अभी क्यों सुना रहे हैं। स्टूडेंट्स, जब हम पढ़ते हैं तो हमारा ध्येय, हमारा ऑब्जेक्ट होता है टू क्रैक द एग्ज़ाम, टू पास द एग्ज़ाम, टू स्कोर हाई एंड हाईएस्ट मार्क्स इन द पेपर। तो हमारी यात्रा का जो अंतिम पड़ाव है वो परीक्षा है। इसलिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो तो सिलेबस बताता ही है, लेकिन पढ़ने के बाद मेरी पढ़ाई को जांचा कैसे जाएगा, उसका परीक्षण कैसे होगा, ताकि मैं पढ़ाई उसके हिसाब से करूं, तैयारी उसके हिसाब से करूं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम स्कूल जैसी नहीं है। स्कूल में आपके 100 नंबर के पेपर में से शायद 20 और 30 तो स्कूल वालों ने इंटरनल मार्क्स के भेजे थे, और आपने शायद 70 या 80 नंबर का लिखित परीक्षा दिया था। यहाँ पर पूरे 100 नंबर का लिखित परीक्षा है, यहाँ कोई इंटरनल नहीं है। कोई भी स्कूल से शिक्षक आपको जिस तरह से 20 में से 17 या 18 भेजने का एक सहयोग किया, वैसा सहयोग हम नहीं कर सकते। पेपर भी 3 टुकड़ों में आता है।
खंड अ, खंड ब और खंड स, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जो खंड अ है, भाग अ है, उसमें पूरे सिलेबस को कवर करते हुए 2-2 नंबर के 10 छोटे सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब हमें 30 शब्दों में देना पड़ता है। खंड ब है, भाग ब है, जिसमें हमको 5 प्रश्न करने हैं, लेकिन प्रश्न पत्र में हमारे सामने 10 सवाल होंगे। उन 10 में से 5 करने हैं। वो 5 भी कोई 5 नहीं है, एनी 5 नहीं है। जो सिलेबस हम आगे पढ़ने वाले हैं, उस सिलेबस को भी विश्वविद्यालय ने, पाठ्यक्रम बनाने वालों ने टुकड़ों में बांट रखा है। उस सिलेबस के 5 टुकड़े हैं, यूनिट वाइज। तो 5 इकाइयाँ हैं, पूरे सिलेबस की 5 यूनिट हैं। हर यूनिट में आपके सामने 2 सवाल होंगे, ए और बी। उसमें से किसी एक का चयन करते हुए, किसी एक को चूज़ करते हुए, एज पर योर चॉइस, आपको वो सवाल करना है। और उस सवाल का उत्तर 200 से 250 शब्दों के बीच में देने का सीमांकन तय किया हुआ है। और उस प्रश्न का मूल्य 7 नंबर है। तो देखिए, 7 नंबर का एक सवाल, 5 प्रश्न हुए, इसलिए 35 नंबरों का भाग ब हुआ। भाग अ जो भी बात कर चुके, वो हर सवाल 2 नंबर का, और हमको 10 सवाल करने, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, इसलिए 10 सवाल 2 नंबर के 20 नंबर का हुआ। तो 20 और 35, 55 नंबर यहाँ पूरे हो गए आपके। भाग स है, ये निबंधात्मक है, वर्णनात्मक है। इसमें भी 5 सवाल होंगे हमारे सामने। हर इकाई से 1 सवाल होगा, हर यूनिट से 1 सवाल होगा। लेकिन यहाँ आपके पास में चॉइस है, आपकी इच्छा है, आपको विकल्प दिया जाता है कि आप कोई भी 3 सवाल करने, एनी 3 आउट ऑफ 5। और वो सवाल 15 नंबर का होगा। इसलिए जब आप 3 सवाल 15 नंबर के यहाँ करोगे, तो 45 नंबर का पेपर हो जाएगा। तो भाग अ 20 नंबर, भाग ब 35 नंबर, 55 हुए, और भाग स के 45 जोड़ लगा करके पूरे 100। तो ये पेपर का फॉर्मेट है। हमें इस तरह के प्रश्नों के उत्तर देने की तैयारी करनी है। पढ़ना तो है ही, लेकिन पढ़ने के बाद जब हमारा मूल्यांकन होगा, वैल्यूएशन होगा, हमारे को जांचा जाएगा पढ़े कि नहीं पढ़े। तो मैं ये कहूँ कि साहब मैं तो पूरे साल ही पढ़ रहा था, क्लास में हमेशा आया, रेगुलर स्टूडेंट हूँ, मैंने सब पढ़ा है, लेकिन अगर परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर नहीं लिख पाते हैं और उसका मूल्यांकन कमज़ोर रहता है, तो आपका साल भर क्लास में आना, बैठ करके पढ़ना कोई मायने नहीं रखता। इसलिए पढ़ते समय ये ध्यान में हमेशा रखना है कि हमको परीक्षा देनी है, और परीक्षा इस तरीके से होगी। जिस सिलेबस के लिए हम आज बात कर रहे हैं कि आज प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का जो पेपर पढ़ने वाले हैं, उसमें हमको पढ़ना क्या है। पेपर का नाम देख करके ऐसा लगता है ये तो हमने 12वीं के अंदर तीसरा चैप्टर पढ़ा था, प्रबंध के सिद्धांत, हेनरी फ्यूल के सिद्धांत पढ़े हैं। 14 सिद्धांत है साहब, उस 14 सिद्धांत से अपना तो काम चल जाएगा, पेपर का टाइटल ऐसा ही कुछ है। लेकिन नहीं, यहाँ थोड़ा सा हमें गहराई से जा के पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि गणित में पहली क्लास में भी पढ़ रहा था, दूसरी क्लास में भी पढ़ रहा था, ऐसे पढ़ते पढ़ते 10वीं तक मैंने अंक गणित पढ़ी। तो क्या केवल हम अंक ही लिख रहे थे क्या? उन अंकों के साथ खेले भी तो थे, जोड़ भी किया, गुणा भी किया, भाग भी किया, बाकी भी की, वर्गमूल भी निकाला, घनमूल भी किया होगा। हमने उस गणितों को
चित्र के साथ में रेखा चित्र के रूप में भी खेला होगा। तो जिस तरह से आप अंकों के साथ खेलते खेलते दिमाग को लॉजिकल एनालिसिस में ले गए थे, ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए हमारे पास में इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है जिसको 5 टुकड़ों में बांटा गया है। पहला जो यूनिट है निश्चित रूप से वो 12th तक जो आप पढ़ करके आए हो उसका कुछ हिस्सा है, लेकिन वहाँ जो पढ़ा और यहाँ पढ़ रहे हो उसमें पढ़ने के दृष्टिकोण में फ़र्क आएगा, डायमेंशन बदलेगा। इसलिए आपको थोड़ा सा अलग ढंग से पढ़ना चाहिए। पहला यूनिट परिचय का है जिसमें मैनेजमेंट के बारे में उसका कंसेप्ट, नेचर, प्रोसेस सब कुछ है। एक मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है, कैसे करता है, मैनेजरियल रोल है। साथ ही साथ ये मैनेजमेंट विषय जो हमको पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जा रहा है, ये विषय कैसे डेवलप हुआ, उसका इतिहास क्या है, ये विचार कहाँ से आया। इस विचार को आज हम मॉडर्न मैनेजमेंट के रूप में पढ़ रहे हैं। और हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि पूरी दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको मैनेज नहीं किया जाता, जिसका मैनेजमेंट नहीं किया जाता। पॉलिटिक्स में भी मैनेजमेंट है। अगर आप पिछले 10 सालों के चुनावों को देखें और अगर आपका राजनीति में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, रुचि है, तो देखिए राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव लड़ने के लिए भी मैनेजमेंट कंसल्टेंट हायर किए हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो बसपा है, चाहे वो सपा है, चाहे वो और कोई पार्टी है, चाहे वो आरजेडी है। उस मैनेजमेंट कंसल्टेंट का नाम अखबारों में कई बार छपा है। तो मैनेजमेंट मानव सभ्यता के साथ से चल रहा है। आज आधुनिक रूप आ चुका है उसका, तो हमें उसका इतिहास पढ़ना है। फिर मैनेजमेंट के जो बेसिक फंक्शंस आपने पढ़े 12th में, उन फंक्शंस को लेकर के, एक एक फंक्शन को लेकर के पूरी यूनिट है। वहाँ तो आपने केवल फंक्शंस पढ़े कि साहब ये मैनेजमेंट के 8 कार्य हैं, फंक्शन हैं, लेकिन वो कार्य होते कैसे हैं, उस कार्य को करते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, उन कार्यों को अच्छे से करने के लिए कौन से सिद्धांत, कौन सी विधियाँ, कौन सी तकनीक काम में लेनी चाहिए, डिटेल विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए दूसरा यूनिट नियोजन का है, प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी, रणनीति। योजना बनानी पड़ती है और रणनीति बनानी पड़ती है। तो योजना और रणनीति कैसे बनती है, उसके लिए कौन कौन सी तकनीक काम में ली जाती है। और जब हम काम करते हैं, योजना बनाते हैं, तो योजना बनाते समय सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है निर्णय करना। हमें हर स्टेज पर डिसीजन करना पड़ता है, तो डिसीजन मेकिंग। फिर जो कुछ भी हमने योजना बनाई है, जो कुछ भी निर्णय लिया, उसको क्रियान्वित करना है। इसलिए तीसरा यूनिट संगठन। जब हम किसी योजना को धरातल पर उतारते हैं, वास्तविकता में उसके अनुसार काम करना चाहते हैं, तो काम करने के लिए हमें साधन चाहिए, व्यक्ति चाहिए, पैसा चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, बाजार चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो इन सारे साधनों को इकट्ठा करना, उनके साथ काम करना, तो कैसे करेंगे इसकी भी योजना हमें बनानी पड़ती है। तो ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। फिर जब हम काम करना आरंभ करते हैं, हमारे साथ में लोग जुड़ते हैं। अकेला व्यक्ति तो सारा काम नहीं कर सकता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो जब हम एक बड़ा काम करते हैं तो हमारे साथ में सैकड़ों, हजारों लोग होते हैं। हमें उन व्यक्तियों से काम कराना है जो मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट
पार्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है मैनेजमेंट का है साधनों का उपयोग करना, उसमें से भी मानव साधन का, ह्यूमन रिसोर्स का उपयोग करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए मानव को काम बताना पड़ता है। लेबर जो हमारे पास में है, श्रमिक के रूप में मानव है, क्लर्क के रूप में मानव है, मशीन ठीक करने वाले या चलाने वाले जो टेक्नीशियन है वो हमारे पास मानव है, माल की देख रेख करने वाले, उसको संभाल के रखने वाले भंडारपाल के रूप में हमारे पास मानव है, पैक करते हैं माल को, पैकिंग करने वाली कार्य बल है, माल को बाज़ार में बेचने के लिए एजेंट है, सेल्समैन है, पैसों का हिसाब किताब रखने के लिए कैशियर है, लेखाकार है, कितने सारे अलग अलग रोल हैं। उन सारे व्यक्तियों को काम बताना, उनसे काम लेना, तो उसके लिए 3 यूनिट हैं। चौथा यूनिट है निर्देशन का और मोटिवेशन का, लोगों को काम बताना और काम करने के लिए प्रेरित करना, मोटिवेट करना। साथ ही साथ में लीडरशिप है। जब इतने सारे लोग काम करते हैं तो किसी न किसी व्यक्ति को नायक के रूप में, नेता के रूप में काम करना पड़ता है। हमारे व्यापारिक संगठनों में मैनेजर एक नेता होता है। नेता का वर्ड यूज़ करते ही आपको लगता है राजनीति, हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। नेता राजनीति में ही होते हैं ऐसा नहीं है। जहाँ पर भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के काम कर रहे हैं तो वहाँ कोई एक व्यक्ति होगा जो बाकी व्यक्तियों के साथ में तालमेल करता है, बाकी व्यक्तियों को काम बताता है, बाकी व्यक्तियों से काम लेता है, बाकी व्यक्तियों को साथ लेकर के चलता है। हमारे परिवार में हमारे परिवार का मुखिया, चाहे पिताजी हैं, चाहे दादाजी हैं, चाहे दादी है और चाहे माँ है, जो घर के बाकी सारे सदस्यों को साथ लेकर के चलते हैं, नायक है, नेता है, वो हमारे परिवार के मुखिया हैं। तो इसी तरह से संगठन में भी संगठन का कोई मुखिया होता है, लीडर होता है। वो लीडर कैसा होना चाहिए, उसको कैसे नेतृत्व करना चाहिए, ये लीडरशिप में पढ़ेंगे। और बाकी सब करने के बाद जैसा सोचा वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसी योजना बनाई वैसे काम वास्तव में फलीभूत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वास्तविकता में रूपांतरित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका ध्यान रखना पड़ता है, मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। इसलिए नियंत्रण, कंट्रोल, और कंट्रोल के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कोऑर्डिनेशन, समन्वय। तो ये एक सिलेबस है 5 इकाइयों में बटा हुआ, बहुत सुंदर सिलेबस है, बहुत ही अच्छा है। आपको निश्चित रूप से उसमें रुचि आएगी। जैसा मैंने शुरू में कहा आपको कि हम अब स्कूल में नहीं हैं, कॉलेज में हैं। तो जो पहला परिवर्तन मैंने आपको बताया था कि स्कूल में जब आप 11वीं में थे, 10वीं में थे, 8वीं में थे, आपको सिलेबस नहीं बताते थे, किताब बताते थे और किताब के अंदर लिखे हुए चैप्टर बताते थे कि ये पढ़ना है। पहले किताब आई आपके सामने, फिर चैप्टर्स आए। देखिए उल्टा हो गया। यहाँ पहले चैप्टर्स बताए गए, आपको ये पढ़ना है और उस चैप्टर में भी क्या पढ़ना है वो भी डिटेल में लिखा हुआ है। किताब नहीं बताएंगे। क्यों साहब, किताब क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि अब आप कॉलेज में हो, स्वतंत्र हैं, वयस्क हो चुके हैं, मैच्योर हैं। आप अपनी स्वाद, आप अपनी पसंद, अपनी रुचि के अनुसार जो किताब ठीक लगे उससे पढ़िए, उससे रसास्वादन कीजिए, उसका आनंद लीजिए। इसलिए यहाँ किताबें बहुत होती है, जो आपको ठीक लगे उससे पढ़िए, लेकिन पढ़ना क्या है वो आपको बता दिया। तो मैं आपको कुछ किताबें जो हिंदी माध्यम के रूप में प्रचलित है हमारे इस जोधपुर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, वो कुछ
की फ़ोटोज़ आपके सामने, कवर पेज के फ़ोटोज़ आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आपको जो ठीक लगे आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ये किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, प्रोफेसर J.K. शर्मा साहब, और जो रिटायर हो चुके हैं, और डॉक्टर P.K. शाह साहब जो पाली बांगड़ कॉलेज के अंदर प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा लिखी हुई है। ये किताब है G.S. सुधा, मूलतः G.S. सुधा नाम की एक किताब है, उनके द्वारा लिखी गई है। बहुत ही अच्छी और पॉपुलर किताब है। उनके साथ में प्रोफेसर विजय श्रीमाली जी, जिसको आपने 11वीं और 12वीं की सिलेबस कमेटी में हमारे लीडर के रूप में, हमारे कंट्रोलर के रूप में आपने नाम पढ़ा, वो हैं प्रोफेसर V.S. व्यास जी और जैन साहब। ये मेरे साथी टीचर्स हैं। ये भी किताब आप देख सकते हैं। मैनेजमेंट की एक और लोकप्रिय किताब है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको पढ़ने की रुचि रखते हैं क्योंकि सारा सिलेबस इसमें ठीक से लिखा हुआ है। डॉक्टर R.L. नौलखा। ये भी किताब बहुत अच्छी है, कम मिलती है बाज़ार में, लेकिन ढूंढोगे तो मिल जाएगी। बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट करके, लिख करके प्रेजेंट किया गया है। L.M. प्रसाद और राजेश कुमार जी की किताब है। बहुत ही अच्छे तरीके से, विस्तार से इसमें पाठ्यक्रम को लिखा गया है। आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि चॉइस आपकी है। जैसे आजकल खाना खाने जाते हैं ना, तो घर में बैठ करके खाना खाते हैं और माँ जो परोसती है वो खाते हैं। लेकिन जब आजकल, अभी तो कोरोना, इसलिए आपको शादियों में जाने का अवसर नहीं मिल रहा है, लेकिन जब भी आप पिछली सीजन में शादियों में गए तो आजकल खाना टेबलों पर सजाया हुआ होता है और व्यंजन एक से अधिक होते हैं, अनेक प्रकार के। रोटी भी केवल चपाती तवा वाली नहीं होती, नान भी होती है, सोगरा भी होता है, पूड़ी भी होती है। उस नान में भी बहुत सारे, लच्छा पराठा भी होता है। सब्जियां भी एक दो नहीं, जैसे घर पे माँ बनाती है दाल या आलू की सब्जी, वैसा नहीं। सब्जियां भी 5-7 तरह की, मिठाइयाँ भी 4-5 तरह की, नमकीन भी 4-5 तरह के, ऐसे करके कोई लंबी लिस्ट बन जाती है 20-25 की। फिर आइसक्रीम भी है, दूध भी है, फ्रूट चाट भी है, आपके फास्ट फूड भी है। अगर मुझे कंपलसरी कर दिया जाए उस खाने में कि साहब आप सारा ही खाना है, क्या मैं खा पाऊँगा? क्या नहीं है ना। चॉइस से उसमें से कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, रुचिकर लगती है, स्वादिष्ट लगती है, मैं उनको ही लेता हूँ, उनका ही सेवन करता हूँ, उनको ही खाता हूँ। तो ठीक इसी तरह से यहाँ किताबों की कोई कंपलसरी किताब नहीं है। यहाँ बोर्ड के द्वारा लिखी हुई किताब जैसे 11वीं और 12वीं में आपको दी गई, वैसे यहाँ विश्वविद्यालय द्वारा लिखी गई किताब आपको नहीं दी जाएगी। अब आप बड़े हो गए हैं, निर्णय आपको करना है, क्या खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है। किताबें आपके सामने हैं, जो अच्छी लगे, चाहे शक्ल से अच्छी लगे, चाहे बाहर से अच्छी लगे, चाहे पैसों से अच्छी लगे, अगर यही निर्णय करने का आधार है तो शायद ठीक नहीं है। किताब के अंदर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ करके निर्णय करें, हाँ ये अच्छा लिखा हुआ है। ऐसा अगर एक कोई मानसिक स्वाद आपका है, मेंटल टेस्ट अगर आपका कोई है, तो उसको ध्यान में रख करके आप किताब का चयन करें और आगे बढ़ें। मैं आपका इस विषय के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि जो पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय ने बनाया और जिसके लिए हम क्लास में एकत्रित हुए हैं, संवाद कर रहे हैं, आप इस पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ें, आपको अच्छे से समझ में आए
मैं इसकी आपको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।